हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो आपकी सेकंड क्लास है, इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपका CTET 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था। ये पेपर जो है आपका सेकंड पेपर का है। ये 5th से लेकर जो आपका 8th क्लास का पेपर होता है, पेपर सेकंड, हम पहले उसे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही फिर आपका 2019 का डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 20-21, तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने आपके जो है 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बात करते हैं आपके 11 क्वेश्चन से। यहाँ पर जो है आपका 11 क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा गया है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, परिकल्पना आपका वैसे CTET में नहीं है, ये आपका UGC नेट वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है। परिकल्पना, परीक्षण हो गए, टेस्ट, उपकरण, ये सारे जो टूल वगैरह, ये सब आपके जो है रिसर्च में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि एक स्टूडेंट है, रवि है, जो क्या करता है, वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने लक्षणों के आधार पर एक परिकल्पना बनाता है, उसका परीक्षण करता है, उपकरणों की मरम्मत करता है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या, अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि क्या होता है कि आपको अचानक से कोई ठोट आना, आपकी सूझ उत्पन्न होना। आपने कोहलर का सिद्धांत पढ़ा, उसमें क्या होता है, अंतर्दृष्टि होता है, उसे आहा मोमेंट मिलता है, वो अचानक से चीजें सोच पाता है, उसकी सूझ जो है अचानक से आती है। इसके बाद है आपका कलन विधि का। ठीक है, इसके बाद है आपका मानसिक दृढ़ता, ये आपका मेंटल सेट से रिलेटेड हो गया। इसके बाद बात करते हैं जो आपका फोर्थ है, वो है आपका अनुमानी विधि। आपका अनुमानी विधि क्या होता है, जो आपके अनुमान पर आधारित है। तो परिकल्पना जो है आपके अनुमान से ही बनती है। आप उसमें जो है अनुमान लगा सकते हो कि ये चीजें जो है, इसकी परिकल्पना, इसकी हाइपोथेसिस जो है इस प्रकार से बन सकती है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर क्या कर रहा था, स्टूडेंट अपने अनुभव लक्षणों के आधार पर अपना अनुभव कर रहा था, अनुमान लगा रहा था। तो इस वजह से जो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 3 भी नहीं आते तो आप आराम से जा सकते हो फोर्थ ऑप्शन की तरफ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही अनुमान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर पूछा था। तो इस वजह से जो आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 12 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है दिव्या अक्षर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट है, वो कोई भी जो उसे कार्य मिलता है वो उसे छोटे छोटे हिस्सों में जो है डिवाइड कर देती है, जिससे उसे अपना कार्य, अपना वर्क जो है इजी लगता है। तो यहाँ पर कौन सी विधि का यूज कर रही है, सबसे पहले है कम करने की विधि। तो कम करने की विधि, ऐसी तो कोई विधि नहीं होती, ऐसा थोड़ी है कि वो अपने काम को ही कम कर रही है। ठीक है, तो ये तो आपकी विधि ही नहीं होती। आगे बात करते हैं आपका द्वितीय विस्मरण विधि। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उप लक्ष्य विश्लेषण विधि। ठीक है, एनालाइज सब गोल। सब गोल क्या होता है, गोल का आप डिवाइड कर दोगे, जो आपको चीजें मिली है उसके छोटे छोटे सब टॉपिक होते हैं। इसी प्रकार से आपके सब गोल होते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर दोगे, उसका एनालाइज करोगे। इसके बाद आपका क्रियात्मक जड़ता नियमांक विधि का। ठीक है, आपका फंक्शन फिटनेस से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसमें कौन सा होगा, कम करने वाला तो होगा नहीं। द्वितीय विस्मरण विधि, ये भी आपका नहीं होता, और आपका जो फोर्थ है ये भी नहीं होता। ये फंक्शन पर बात नहीं कर रहा है, ये अपने काम को इजी बना रही है। तो काम को इजी किस में बना रही है, वो सब गोल निर्धारित कर रही है, वो छोटे छोटे जो है कार्यों में, हिस्सों में बांट रही है। तो इस वजह से जो है आपका इसमें थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक्सप्लेन भी कर रखा है कि दिव्या अक्षर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। अर्थात क्या करती है, वो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग करती है। जब समस्या कठिन होती है तो समस्या का समाधान पाना, प्राप्त करना आसान नहीं होता, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आपको इस विधि का याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। किस चीज के बारे में बताता है, लैंगिकता, अंतर्निहित अवतरण, या फिर आपका अनुवांशिक प्रतिभा, या फिर आपका अंतः ज्ञानी अवतरण, या फिर आपका सामाजिक अवतरण। ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन से ही इसमें आंसर मिलेगा। क्या समाज निर्धारित करता है, अंतर्निहित ऑटोमेटिक जो पहले से है आपस में, ऑटोमेटिक वो चीजें क्या है, अंतर्निहित है, खुद में समाई हुई है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर क्या, समाज के द्वारा। अनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी के द्वारा। तो यहाँ पर तो इन्होंने बताया समाज निर्धारित करेगा, तो उसमें हेरिडिटी का तो कोई रोल नहीं रह गया। आगे क्या है, अंतः ज्ञान, मतलब खुद से अंदर, अंतः ज्ञान मतलब खुद से ज्ञान प्राप्त करना, तो ऐसा भी नहीं। इन्होंने सीधा बताया समाज से, तो क्या है आपका समाज अवतरण है। सीधा इतना सिंपल आपका क्वेश्चन दिया होता।
आप इस पर फोर्थ में चले जाओगे आराम से। फोर्थ ही आपका सही है कि पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज के द्वारा किया गया है कि जो स्त्री है वो खाना बनाएगी, जो पुरुष है वो कमा कर लाएगा। ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया? ये आपके समाज के द्वारा निर्धारित किया गया। ना तो यहाँ पर आनुवंशिकता ने निर्धारित किया है, ना ही आपका अंतर्निहित ज्ञान ने या फिर किसी भी प्रकार से नहीं फिक्स किया गया, लेकिन ये आपके समाज के रूल है, समाज ने ये चीजें फिक्स की है। तो इस वजह से जो आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 14। यहाँ पर क्या पूछा है आपका? ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन तथा क्रेडिट संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण? ग्रेडिंग, आपका कोडिंग, मार्किंग तथा क्रेडिट। ठीक है, ये किस चीज के? सबसे पहले परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका इसमें क्या दिया? कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि, या फिर आपका आकलन रिपोर्ट, या फिर एकाडमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, या फिर आपका अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो अब बात करते हैं इसमें कौन सा आपका सही होगा। यहाँ पर पूछा है ग्रेडिंग, कोडिंग करना। ये क्या है? जो भी आपका लर्नर है उसके आपके क्रेडिट आप संचय कर रहे हो, क्रेडिट को देख रहे हो। क्या किसके एग्जाम्पल है? ये जब बच्चों के आप अचीवमेंट कर रहे हो ना, उपलब्धि के जब आकलन करते हैं उसकी गणन विधि है, उसके असिस्टमेंट करने के फॉर्मूले। यहाँ पर बच्चों की स्थिति का निरूपण करना तो ऑटोमेटिक ही नेगेटिव चीजें है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। परीक्षा में उत्तर पुत्रों के मूल्यांकन, ये भी गलत है कि हम सिर्फ नंबरों के बेस पर चीजें डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका रिपोर्ट कार्ड बनाना, प्रगति अकादमिक, तो ये दर्शाने के लिए आपका ग्रेडिंग या मार्किंग नहीं दी जाती, दी जाती है आपके बच्चों की उपलब्धि जानने के लिए कि बच्चे ने कितनी ज्यादा उपलब्धि हासिल किया है, कितनी उसे अचीवमेंट हुई है। तो इस चीज के लिए जो है आपका ग्रेडिंग, कोडिंग और आपका क्रेडिट सिस्टम जो है यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है किसके लिए यूज होता है। ये आपका होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, वो भी अचीवमेंट, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका ये एक्सप्लेन हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं 15। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस चीज में सहायता करते हैं? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो नेगेटिव चीज है, आप देखो किसी भी सीडीपी को क्लियर करने के लिए आप नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीजें यूज करो। जो नेगेटिव है उसे हटा दो, जो पॉजिटिव है उसे अलग रखो, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन में पॉजिटिव चीजें पूछी है तो पॉजिटिव ही आंसर होगा, नेगेटिव चीजें पूछी है तो नेगेटिव ही। तो इसी वजह से आपको चीजों को हटाना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव है, तो ये तो आपका हट जाएगा। आगे बात करते हैं शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। भाई ये तो आपका पॉजिटिव है। चलिए अधिगम कर्ताओं की क्षमता के समूह बनाने में आगे देखते हैं। शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करना, ये आपके टीचरों के लिए नहीं पूछा। ठीक है, यहाँ पर पूछा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता किसमें करता है? गतिविधियों की सूची बनाने में नहीं करता। वो किस लिए करेगा? वो आपका करेगा कि जो आपके अधिगम है, शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशाली कैसे बना पाए। अगर हम ये देख पा रहे हैं बच्चे की उपलब्धि अच्छी हो रही है तो टीचर उसी तरह के मेथड यूज करेगा, लेकिन वो जिस तरीके के मेथड यूज कर रहा है उससे बच्चों की उपलब्धि डाउन जा रही है। तो टीचर को क्या करना होगा? अपने मेथड, अपने विधियां बदलनी होगी और ज्यादा प्रभावशाली बनानी होगी, जिससे क्या हो उनकी उपलब्धि हाई हो। तो वही यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम उपलब्धि का आकलन करते हैं शिक्षकों के लिए किस चीज में हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा कि उसके जो आपके अधिगम शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन करने में वो क्या करेगा? आपका हेल्पफुल होगा। तो इसी वजह से जो आपका सेकंड सही होगा। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका जो आंसर है आपका बी बिल्कुल सही होने वाला है। आगे बात करते हैं समावेशी। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? सबसे पहले आपका सामाजिक संतुलन। आगे बात करते हैं समानता व समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व या वैश्वीकरण, या फिर आपका विश्व बंधुता। ठीक है, आपको याद रखना है जहां पर भी आपको समावेशी आ गया इसका मतलब क्या है? समान, सेम। ठीक है, एक ही छत पर रहकर, एक ही छत होनी चाहिए बच्चों के ऊपर और एक ही छत के नीचे बच्चों को पढ़ाना। एक ही छत से नीचे बच्चों को पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपके उस छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चे देखने को मिलेंगे। समावेशी, सभी बच्चों का समावेश, वही आपकी समावेशी शिक्षा होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका 20 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समानता और आपका समान अवसर। ठीक है, यही आपका क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, समता देना और समान अवसर देना। ये आप कह सकते हो इसकी टैग लाइन है, तो आपको याद रखना है। समावेशी क्या है? सबको समान अधिकार देना शिक्षा के लिए। यहाँ पर आपका एक्सप्लेन हो रहा है। आगे बात करते हैं आपका, तो यहाँ पर आपको बताना है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ, कौन से में हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था आपका 216। ठीक है, 2016 में जो है आपका ये स्टार्ट किया गया था। इससे पहले आपका 1995 में भी हुआ था, लिंक कर दे रखा है।
आप इसे पढ़ लेना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 16 सितंबर वर्ष 2016 में लागू हुआ। यह विधेयक 21 वर्ष पुराने दिव्यांग जो आपका समान अवसर समान अधिकारों का संरक्षण करना, वो भी आपका 195 का स्थान इसने ले लिया था। अब 7 की जगह कितनी प्रकार की क्षमता है, 21 आपको याद रखनी है। 7 थी पहले आपकी डिसेबिलिटीज, अब आपकी 21 हो गई। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, केवीएस में भी आपका ये क्वेश्चन आया था और सीटेट में आपका ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है पीडब्ल्यूडी में आपकी कितनी आप डीडीज जो है यहाँ पर रखी गई है, तो आपकी टोटल जो है 21, ठीक है। 21 डिसेबिलिटी जो है इसमें ऐड की गई है। बाकी आप इसे पढ़ लेना, इसमें नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके 18। अब इसमें क्या पूछा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी विद्यालय होनी चाहिए जहां शिक्षक, ठीक है, पेडागोजी वाला क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। यहाँ पर विभिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर दिया, तो यह तो आपका नेगेटिव है, क्योंकि हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बच्चों को पढ़ाना है तो एक साथ पढ़ाना होगा, सबकी क्षमताओं का ध्यान रखकर उनकी नीड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ही अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव को आप हटा दोगे। अब बात करते हैं आपका सेकंड, इसमें क्या दिया है, विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, नीड के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करके प्रशिक्षित हो। इसमें क्या है कि जैसे बच्चों के उसी के प्रकार के आपके डिफरेंट पेडागोजी को यूज कीजिए, उसी के तरीके से आप पढ़ाइए। तो ये तो आपका पॉजिटिव पॉइंट है और यही मैंने आपको बताया था। आगे बात करते हैं आपका इसमें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। ये तो आपको बिल्कुल स्मॉल मतलब छोटी सी चीज में आपका कंप्लीट कर दे, जबकि आपने आप में ही बहुत बोर्ड टर्म है, बहुत बड़ी चीजें है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बच्चों को पढ़ाना, सबको एक साथ लेकर आना, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आगे है, बच्चों के समान रूप अधिगमकर्ता बनाने के लिए, मतलब सबके अलग अलग पैटर्न में डिवाइड कर देना, होमोजीनियस बना देना। तो ये भी चीज़ें आपकी नेगेटिव है। बच्चों को हर प्रकार के बच्चों के बीच में रहकर पढ़ाओ ताकि वो दूसरे बच्चों को भी समझे, उनकी भी नीड, उनकी भी आपकी सारी चीज़ें जो है समझ सके। तो इसी वजह से जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड सही हो जाएगा, तभी आप समावेशी शिक्षा भी ला सकते हो। तो आपका सेकंड सही है। आगे चलते हैं आपका, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आपके दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क परीक्षा के आधार पर सुनिश्चित किया गया था। ये क्वेश्चन पता नहीं आपका सीटेट में कितनी बार रिपीट हो चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, लेकिन बच्चा क्यों कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक तो आपका 6 से 14 वर्ष है और दूसरा आपका 6 से 18 वर्ष है। तो ये जो है आपके नॉर्मल बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनके लिए आपकी 18 एज रखी गई है। इतने तक बच्चों को फ्री निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। तो इसी चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है इसका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 से 18 भी नहीं, आपको रखना है 6 से आपका 14 और आपका 18। 18 जो है आपके डिसेबिलिटीज आपके दिव्यांग के लिए और 14 जो है आपके नॉर्मल बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए है। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका 20। तो 20 में क्या पूछा है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य खालिस्तान से है। क्या कहा इन्होंने, विविध प्रकार के अधिगमकर्ता है, उन्हें विभिन्न प्रकार की आप सामग्री यूज कर रहे हो, तो उसका क्या तात्पर्य है कि आप सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार है। चलिए आगे देखते हैं, व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता नहीं, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवीय दृष्टिकोण या फिर अधिगम का सार्वभौमिक संरचना। यहाँ पर क्या नैतिक विचार, तो आप यहाँ पर कोई नैतिक चीजें यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर आपके सार्वभौमिक संहिता भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका मानवीय दृष्टिकोण ये भी नहीं है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है वो आपका फोर्थ है। फोर्थ क्यों है, अधिगम को सार्वभौमिक संरचना की यूनिवर्सल डिजाइन करना, लर्निंग को सभी के लिए एक जैसी या विभिन्न प्रकार के अधिगम करता भी होगे तो उसी के अनुसार हम आपकी टीचिंग कराएंगे, उसी के अनुसार जो है लर्निंग कराएंगे। तो वो क्या आपकी सार्वभौमिक होगी, सबको लेकर चलना, सबकी संरचना करना। तो इसी वजह से जो है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन जो है इसके अंदर ऑटोमेटिक इंक्लूड है, तो आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 21, सब जागरूकता व संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना व संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है। किस में है, केंद्रीकरण में, संज्ञान बोध में, संज्ञान में, समायोजन में। तो ये आपका किस में, आपका संज्ञान बोध में है। संज्ञान बोध मतलब मेटा कोग्निशन। मेटा कोग्निशन में क्या होता है, खुद को आप जागरूक कर पाओगे, आप चीजें सोच पाओगे, प्लानिंग कर पाओगे, ये सारी चीजें आपके मेटा कोग्निटिव में आती है कि प्लानिंग की भी आप प्लानिंग कर पाओगे, संज्ञान क्षमताओं का भी नियंत्रण कर पाओगे। संज्ञान किस में आ जाएगा, आपका कोग्निटिव में। लेकिन जब आप कोग्निटिव का भी आप कोग्निटिव के बारे में सोचते हो तो क्या हो जाते हैं, आपका मेटा कोग्निटिव यहाँ पर आपका दे रखा है। जैसे कि संज्ञान बोध के अंतर्गत छात्र विभिन्न संपत्तियां परस्पर संबंधों में अवबोध करना, नियमों को पहचानना, ठीक है, समझने की विभिन्न परिस्थितियों का अनुप्रयोग करना, ये सब
चीज़ें किस में आती है, आपके मेटाकॉग्निशन में आती है, जिसमें आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, प्लानिंग करना सीख जाओगे, आप अवेयर होना सीख जाओगे, रिसीविंग, लिविंग, आपके रिवाइजिंग, ये सारे जो आप कंट्रोल है ये किस में आ जाते हैं, आपके मेटाकॉग्निशन में आ जाते हैं। मेटाकॉग्निशन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञान बोध आपका फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, तो आपको इसका एक बार यहाँ से पढ़ लेना है ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे बात करते हैं आपका 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा, बच्चे को जो सूचनाएं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव पर बच्चे सोच रहे, खुद से सोच रहे, ठीक है। ये क्या आ गया, आपकी प्रतिक्रियावादी सोच, आपके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपकी कॉन्क्रीट सोच, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बच्चा सोच रहा है अपने अनुभव के आधार पर। क्रिएटिव, यहाँ पर कोई नई भी चीज क्रिएट नहीं कर रहा। अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर कुछ तो चीजें होगी तभी तो वो सूचनाओं का आधार बना पा रहा है, तभी तो उसने अनुभव लिया होगा। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट कहाँ पर होती है, जहाँ पर आपके सामने चीजें ही प्रेजेंट नहीं होती, आप चिंतन करने वाली स्थिति में आ जाते हो, ठीक है। जो आपका फोर्थ है वो ही इसका सही है, क्योंकि मूर्त सोच क्यों है, क्योंकि उसके पास समस्या है, सूचना है, उसके ऊपर वो थिंकिंग कर रहा है, उसके ऊपर अपने अनुभव के आधार पर चीजें समझ पा रहा है, तो इस वजह से जो हो जाएगी आपकी मूर्त सोच, आपकी कंक्रीट थिंकिंग जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। ये सारा थिंकिंग जो है आपको पता होनी चाहिए, चारों थिंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जो सीडीपी की क्लासेस है उसमें सारी चीजें जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी वो जाकर क्लासेस भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपका कंप्लीट कोर्स जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आपका 23 में क्या, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। क्या व्यक्तिगत क्षमताओं का आधार रख रहा है, उसी के अनुसार जो भी उन्हें कठिनाई होती है विभिन्न स्तरों का, ठीक है, उस पढ़ाने की विधि को क्या कहा जा रहा है, विभेदीय अनुदेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन। देखो त्रुटिहीन क्या, ऐसा अनुदेशन जिसमें आपकी कोई भी कमी ना हो, ठीक है, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आप बात करते हैं सटीक, ये आपका क्या होता है, जो चीजें के लिए चाहिए उसी के लिए आप पढ़ा रहे हो। आगे बात करते हैं आपका चयनित, कि टीचर जो अपने अनुसार जो है सिलेक्टिव कर रहा है, सिलेक्टिव टीचिंग जो है यहाँ पर करा रहा है, ठीक है। अनुदेशन से तात्पर्य यहाँ पर आपकी टीचिंग ही है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुदेशन क्या है। अनुदेशन का मतलब आपका इंस्ट्रक्शन का मतलब ही आपका टीचिंग होता है, आप यही मानकर चलिए। अब बात करते हैं डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चों को विभिन्न स्तरों पर जो है अलग अलग कठिनाइयां हो रही है। और व्यक्तिगत क्षमता, जब आपका व्यक्तिगत क्षमता आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि सब बच्चों को अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो भी उनकी नीड होती है उसके अनुसार पढ़ाना पड़ता है, डिफरेंट चीजें हमें यूज करनी पड़ती है। तो इसी वजह से जो है आपके यहाँ पर डिफरेंट टीचिंग, या फिर आप कह सकते हो विभेदीय अनुदेशन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं आपका प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण से पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब ऐसा कौन सा स्टेप है जिससे पहले वो आता है, ठीक है। प्रतिपालन जो अधिगम के आपके कुछ इंपॉर्टेंट चरण है, वो चरण आपके यहाँ पर दे रखे हैं। 6 चरण जो आपके अधिगम में माने जाते हैं। फर्स्ट है आपका प्रारंभिक, इसके बाद आपका उन्नत, फिर आपका प्रवीणता, फिर आपका प्रतिपालन, सामान्यकरण और आपका समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका लास्ट स्टेप है। तो इन्होंने क्या पूछा था, जो आपकी प्रतिपालन है, मेंटेनेंस है, वो आपका किससे पहले आता है, वो आपका जर्नलाइजेशन से पहले आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते ही और प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आपको ये चारों स्टेप याद रखने हैं। आपको चारों जो आपके चरण है वो भी आपके लर्निंग से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपका जो जॉब का मानना था कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर पूछा है अन्योन्य आश्रित, मतलब एक दूसरे से इंटरडिपेंड होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, या फिर आपका इंटीग्रेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपका संज्ञान माइनस हो गया, भाव आपका हार्ट से हो गया। तो दोनों ही चीजें क्या स्वतंत्र है, एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, दोनों ही अपने अलग अलग काम करते हैं। तो इस वजह से जो है आपकी स्वतंत्र हो जाएगी। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और इसमें फर्स्ट लगा कर आएंगे। फर्स्ट आपका नहीं माना था, आपका जो है सेकंड ही बिल्कुल सही माना था, क्योंकि दोनों ही आपके अलग अलग चीजें करती है और जजों के अनुसार यही मानना था कि दोनों ही स्वतंत्र है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपका 26 में क्या है, पहले से ही सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक छात्रों की प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण खालिस्तान की विधि का प्रयोग कर रहा है। किसका, अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या फिर आपका प्रतिरूपण। वो किस चीज का कर रहा है, वो प्रतिरूपण का कर रहा है। कोई चीजें दिखाई, पहले से सीखे हुए कार्य कोई था उसके पास, फिर उसमें क्या, इसमें सुधार करो। सुधार करो मतलब उसका प्रतिरूपण करो, उसकी मॉडलिंग करो, जो भी कमी है उसे देखो। तो इससे क्या करेगा, बच्चे उस चीज में सुधार करेगा, उसकी मॉडलिंग करेगा, तो इससे क्या होगी, चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो किस चीज का एग्जाम्पल है, वो है आपका डी, जो कि आपका प्रतिरूपण, मॉडलिंग जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका
यहाँ पर दे रखा है 27 में क्या है, मेथर और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू का विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। किस चीज का व्यवहार वे प्रस्तुत करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो ऑप्शन निवर्तमान, आपका सतर्क या फिर आपका निरंकुश। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेत्रे और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण तो कर रहे हैं लेकिन विकल्पों की सूची बनाते हैं। ठीक है, और फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू को भी सोचते हैं। तो क्या वो सतर्क है उस चीज में कि यहाँ पर हमें नुकसान होगा, यहाँ पर हमें फायदा होगा। ठीक है, चौकस अलग चीज होगी, लेकिन वो चीजें के प्रति सतर्क है, उन्हें चीजें पता है ये चीज इस प्रकार से क्यों है। आउट गोइंग मतलब जिन्हें फर्क नहीं पता चीजें हो रही है नहीं हो रही। निरंकुश मतलब जो आपका बिल्कुल सतर्क होते हैं, जिन्हें बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता किसी चीज का। तो यहाँ पर जो आपका सतर्क आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि जो आपके सतर्क होकर सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति के पूर्ण रूपेण विचार कर, ठीक है, जो जैसी स्थिति है उसके प्रति चीजों को सोचना, उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपका व्यवहार हो रहा है उसी प्रकार का व्यवहार वे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपका जो इसमें सतर्क है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है आपका, एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। क्या करेगा बच्चा, एक सुधारक बच्चा, समस्या सुधार बच्चा, उसे कहीं पर प्रॉब्लम है, उस चीज का सुधार कर रहा है, तो उसमें कथनों की सच्चाई देखेगा और संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। तो क्या कर रहा है, आपकी सृजनात्मकता, यहाँ पर कोई नई चीज तो नहीं बना रहा। सौंदर्य बोध, आपका सौंदर्य बोध भी नहीं है। अमूर्त, यहाँ पर कोई ऐसी चीजें भी नहीं है जो उसे नहीं दिखाई दे रही है, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा। वो तार्किक कर पा रहा है चीजों में सुधार, समस्या, इन चीज से रिलेटेड क्या कर पा रहा है, वो लॉजिक लगा पा रहा है। तो इसी वजह से जो आपका फोर्थ सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके क्वेश्चन में ही ढूंढने को मिलेगा। आप जब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, एक बार नहीं आया समझ में, दोबारा पढ़ो। यहाँ पर क्या था, समस्या सुधारक बच्चा था, उसकी सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन कर रहा था। मूल्यांकन तभी तो करेगा जब उसके अंदर तार्किक क्षमता होगी। ठीक है, कोई नई चीज नहीं बना रहा, किसी अमूर्त के बारे में नहीं सोच रहा, सौंदर्य बोध आपका बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका एक ही ऑप्शन बचा था जो था आपका तार्किक। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका 20। तो यहाँ पर क्या है, जिस दिन गए कार्य को करते हुए बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। बच्चे क्या करेंगे, कोई काम कर रहे हैं, खुद से अनुभव ले रहे हैं, वो चीजें क्या कहलाएगी, वो क्या कराएगी, आपका डिलेड अभ्यास मतलब आपका प्रैक्टिस करना, गलती करना, ये तो चीजें नहीं है। आके बच्चा आनंद ले रहा है, अनुभव प्राप्त कर रहा है काम करते करते। उपभोक्ता प्रकार का कार्य, ठीक है, आपका निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का, समस्या भी नहीं थी तो समस्या कैंसिल हो जाएगा। निर्माण भी नहीं कर रहा किसी चीज का, प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा, और यहाँ पर आपका अभ्यास नहीं कर रहा, बार बार गलती नहीं कर रहा, तो सीधा का सीधा आपका बी ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो आपका उपभोक्ता प्रकार का कार्य होता है वो क्या होता है, इस प्रकार का होता है, उपभोक्ता जो है काम कर रहा है, उसे इंटरेस्ट आ रहा है, वो तभी तो उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो वो कस्टमर टाइप टास्क हो जाता है। तो आपका इसमें बिल्कुल बी सही है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेने का अनुभव प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। क्योंकि उपभोक्ता प्रकार का कार्य वह होता है जिसमें बच्चे स्वयं अपने उपयोगों के द्वारा खुद से, ठीक है, साथ ही अपनी रुचि होती है उसमें और वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आपका उपभोक्ता प्रकार का कार्य। इसमें क्या होगा, खुद की रुचि देखेंगे, वास्तविक जीवन से रिलेटेड होगा, अनुभव प्राप्त करेंगे, आनंद देखेंगे अपना। आगे बात करते हैं आपका 30, आपका लास्ट क्वेश्चन शरीफी का। इसमें क्या है आपका, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की परिविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और खालिस्तान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है आपका, तो आपका यहाँ पर क्या है, गतिबोधक, आपका कनकोटर, या फिर आपका प्रत्यक्षीकरण, या फिर आपका अवलोकन। अवलोकन ऑब्जर्व भी नहीं करे, किसी चीज को प्रत्यक्ष भी नहीं करे, और आपका कनकोटर क्या होता है, जो सिर्फ आपके सुनने के लिए होता है। लेकिन जो आपका गतिक बोधिक होता है, यही क्या करता है, आपका दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, ये सब जो है इसी के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं। ये सब अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए होता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम के परिविधि में आपका यूज होता है कि बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। तो उसमें आपके दृश्य, श्रव्य, ठीक है, स्पर्श, या फिर आपके गतिबोधक संवेदनाओं का एक चीजों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग पर मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जितना हम ज्ञान इंद्रिय का प्रयोग करेंगे उतनी ही चीजें बेटर सीखेंगे, उतने ही हम जो है कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। तो यहाँ पर गतिक बौद्धिक है आपकी ज्ञान इंद्रिय से रिलेटेड हो जाता है। ये सारे जो आपके गतिक बौद्धिक है, बाकी सब चीजें जो है हम आपकी क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो है आपके प्रीवियस पेपर है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन किस टाइप के दे रखे हैं।
तो वो सारी चीजें जो है आपके क्लियर होनी चाहिए। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं वो सब जो है हम आपकी क्लासेस में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज आपका आज का CDP का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है आपका सेक्शन बी जो कि आपका हिंदी से रिलेटेड है, इसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका इंग्लिश का पोर्शन, इसी प्रकार से जो है हम आपका पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। आपका 2011 से लेकर और जो आपका 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सारे ही आपको यहाँ पर मिलेंगे, सारे ही हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है सीटेट से रिलेटेड या किसी भी अदर चीज से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके सारे ही रिप्लाई यहाँ पर दिए जाते हैं। जो भी आपके कंफ्यूजन होते हैं वो सभी यहाँ पर दूर किए जाते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।